प्रकार के केमिस्ट्री। ये मेरा थर्मोडायनेमिक्स का दूसरा वीडियो है। इससे पहले मैं एक वीडियो और अपलोड कर चुका हूँ। उसमें मैं थर्मोडायनेमिक्स का इंट्रोडक्शन, थर्मोडायनेमिक्स प्रोसेस, सिस्टम सराउंडिंग्स बाउंड्री का डेफिनेशन बता चुका हूँ। आज मैं आप लोगों को टाइप्स ऑफ सिस्टम बताने जा रहा हूँ। देखिए, टाइप्स ऑफ सिस्टम जो है 3 तरीके का होता है। पहला है आपका ओपन सिस्टम, दूसरे सिस्टम का नाम है क्लोज सिस्टम, क्लोज्ड सिस्टम, और जो तीसरा सिस्टम है इसका नाम है आइसोलेटेड सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम। ठीक है, इन तीनों का डेफिनेशन आपको ध्यान में रखने के लिए आपको 2 वर्ड को ध्यान में रखना होगा। एक है आपका मैटर और दूसरा वर्ड है एनर्जी। ठीक है, तो पहले मैं ओपन सिस्टम का डेफिनेशन बताता हूं। ओपन सिस्टम इज दैट टाइप ऑफ सिस्टम in which energy and matter both can cross the boundary, ठीक है। इसका एग्जाम्पल है ह्यूमन बॉडी। ठीक है, यानी ओपन सिस्टम ऐसा सिस्टम जिसमें एनर्जी और मैटर दोनों बाउंड्री के बाहर जा सकते हैं, उसको कहा जाता है ओपन सिस्टम। ठीक है, इसी तरीके से क्लोज सिस्टम में क्या होता है, मैटर आपका बाहर नहीं जाता है, एनर्जी बाहर चला जाता है। तो इसी सेंटेंस में इसका भी डेफिनेशन लिखा जा सकता है, यानी क्लोज सिस्टम इज दैट टाइप ऑफ सिस्टम इन विच एनर्जी कैन क्रॉस द बाउंड्री बट मैटर कैन नॉट क्रॉस द बाउंड्री। ठीक है, तीसरा जो होता है ये होता है आइसोलेटेड सिस्टम। इसमें मैटर और एनर्जी जो है बाउंड्री के बाहर दोनों नहीं जाते हैं। ठीक है, यानी इसमें क्या हो जाएगा, आइसोलेटेड सिस्टम इज दैट टाइप ऑफ सिस्टम इन विच एनर्जी एंड मैटर बोथ कैन नॉट क्रॉस द बाउंड्री। और इसका एग्जाम्पल जो है थर्मस है। ठीक है, अब चलिए इसको इन जनरल में मैं आपको समझाता हूँ। इन जनरल में मान लीजिए आपको चाय पीना है, चाय पीने के लिए कोई ले आया। ठीक है, इसमें मान लीजिए चाय रखा हुआ है और आप कोई काम कर रहे थे, तो आपने फिर कुछ देर बाद देखा चाय में आकर के एक मक्खी गिर गई है। तो आप क्या करेंगे, चाय को उठा के फेंक देंगे। तो अगर फेंक देते हैं तो इससे मैटर भी निकल जाएगा और इसको आपने हाथ से टच किया होगा तो एनर्जी भी जो है आपका ट्रांसफर हो चुका है। तो यानी इसमें मैटर और एनर्जी दोनों बाहर चला गया। तो ये जो एग्जाम्पल है ये आपका ओपन सिस्टम का हो गया। अब दूसरा कंडीशन ये है कि आपने चाय में मक्खी ना गिर पाए, इसलिए इसको जो है आपने कॉपी से ढक दिया। कोई काम कर रहे थे, सोचे 5 मिनट बाद पियेंगे, तो कॉपी से ढक दिया। अब इसमें मक्खी तो गिर नहीं पाएगा। 5 मिनट बाद जब आपने कॉपी को हटाया तो देखा कि चाय जो है आप हाथ से जब उसको टच करेंगे, अगर गर्म रहेगा तो पियोगे, नहीं गर्म रहेगा तो फिर भी नहीं पियोगे। तो गर्म मान लीजिए है तो आपका एनर्जी ट्रांसफर हो गया, और अगर आपने चाय को नहीं पिया उस समय तो मैटर ट्रांसफर नहीं हुआ। तो वो एग्जाम्पल हो गया आपका क्लोज सिस्टम का। तीसरा कंडीशन ये है कि आपने सोचा कि चाय तो आधे घंटे बाद पियेंगे, तो उसको एक जगह पर स्टोर करना होगा, क्योंकि आपको चाय तो गर्म भी पिया जाता है, तो उसको हम थर्मस में स्टोर कर देंगे। यानी थर्मस जो होता है इसमें एनर्जी और मैटर जो है बाउंड्री के बाहर नहीं जाता है। ठीक है, तो ये तीनों डेफिनेशन आप लोग को क्लियर हो गए होंगे। अब जो मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं चौथा, प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम। देखिए, 2 प्रॉपर्टियां होती हैं सिस्टम की। एक होता है इंटेंसिव प्रॉपर्टी,
और दूसरा होता है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, अब इन दोनों का डेफिनेशन आप लोग को याद करना है, तो इसमें दो वर्ड, एक आपको क्वांटिटी याद करना होगा, क्वालिटी एक वर्ड, और दूसरा वर्ड जो है क्वांटिटी याद करना होगा। ठीक है, तो देखिए इंटेंसिव प्रॉपर्टी सिस्टम की वह प्रॉपर्टी होती है जो क्वालिटी पे डिपेंड करता है, और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी सिस्टम की वह प्रॉपर्टी होती है जो क्वांटिटी पे डिपेंड करता है। तो अगर इसका डेफिनेशन लिखना है तो इंटेंसिव प्रॉपर्टीज ऑफ ए सब्सटेंस व्हिच डिपेंड अपॉन क्वालिटी ऑफ द मैटर। मतलब इंटेंसिव प्रॉपर्टी सिस्टम की वह प्रॉपर्टी होती है जो क्वालिटी यानी नेचर पे डिपेंड करता है। जैसे एग्जांपल, एक एग्जांपल आपका है टेम्परेचर, प्रेशर, डेंसिटी, विस्कोसिटी, सरफेस टेंशन, कंसंट्रेशन। ठीक है, और जो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का आपका एग्जांपल होता है ये होता है मास, एनर्जी, वॉल्यूम। ठीक है, तो यह मास भी जो है क्वांटिटी पे डिपेंड करता है, एनर्जी E बराबर mc² होता है, तो ये भी मास से रिलेटेड है, वॉल्यूम भी जो है ये भी क्वांटिटी पे डिपेंड करता है। तो दोनों में एक अंतर और है कि एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज को हम ऐड कर सकते हैं और इंटेंसिव प्रॉपर्टी को ऐड नहीं किया जा सकता है। अब एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी को इंटेंसिव प्रॉपर्टी बनाया जा सकता है अगर हम एक स्पेसिफिक क्वांटिटी को फिक्स कर दें। जैसे फॉर एग्जांपल मास जो है ये आपका एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होता है, और डेंसिटी जो है ये आपका इंटेंसिव प्रॉपर्टी होता है। ठीक है, क्योंकि डेंसिटी का डेफिनेशन क्या होता है, मास पर यूनिट वॉल्यूम, मास पर यूनिट वॉल्यूम, यानी वॉल्यूम को फिक्स करके जो मास निकाला जाता है उसको डेंसिटी कहा जाता है। तो इसमें वॉल्यूम जो है एक स्पेसिफिक क्वांटिटी हो गया और इसमें जो मास निकाला जा रहा है वो डेंसिटी हो गया। ठीक है, तो डेंसिटी जो है आपका इंटेंसिव प्रॉपर्टी हो गया और मास जो है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी हो गया। इसी तरीके से जो गिब्स फ्री एनर्जी होता है, गिब्स फ्री एनर्जी ये आपका एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होता है, और जो केमिकल पोटेंशियल है ये आपका जो है इंटेंसिव प्रॉपर्टी होता है। क्योंकि केमिकल पोटेंशियल का डेफिनेशन ये है, केमिकल पोटेंशियल डिफाइंड एज गिब्स फ्री एनर्जी पर मोल, यानी एक मोल का जो गिब्स फ्री एनर्जी होता है उसको केमिकल पोटेंशियल कहा जाता है। ठीक है, इसी तरीके से हीट कैपेसिटी होता है, तो हीट कैपेसिटी जो है, हीट कैपेसिटी ये आपका एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होता है, और स्पेसिफिक जो हीट होता है ये आपका जो है इंटेंसिव प्रॉपर्टी होता है। तो इस तरीके से आपको हमने प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम में बताया, एक्सटेंसिव और इंटेंसिव। एक्सटेंसिव में क्वांटिटी डिपेंडेंट और इंटेंसिव जो है क्वालिटी डिपेंडेंट। ठीक है, अब जो है मैं आपको पांचवा प्रॉपर्टी बताने जा रहा हूं। पांचवा प्रॉपर्टी जो होता है, देखिए पांचवा प्रॉपर्टी जो होता है ये आपका स्टेट फंक्शन और पाथ फंक्शन होता है। पाथ फंक्शन, ठीक है। अब देखिए स्टेट फंक्शन में इस तरीके से हम इसको समझ सकते हैं। मान लीजिए कोई स्टेज है, इसका एक इनिशियल स्टेट है, और इनिशियल स्टेट पे मान लीजिए टेम्परेचर T1, प्रेशर P1, वॉल्यूम V1 है। ठीक है, और फाइनल स्टेट पे मान लीजिए टेम्परेचर T2, प्रेशर P2, वॉल्यूम V2 है। तो थर्मोडायनेमिक्स की भाषा में जो इनिशियल पे डिपेंड होता है और फाइनल पे डिपेंड होता है उसको स्टेट फंक्शन वर्ड से बोला जाता है, यानी ये स्टेट फंक्शन है, स्टेट फंक्शन।
एंड स्टेट फंक्शन से हम किसी भी थर्मोडायनेमिक सिस्टम का फिजिकल स्टेट बता सकते हैं, ठीक है। यानी आप इसका डेफिनेशन ये लिख सकते हैं, स्टेट फंक्शन डिफाइंड द फिजिकल स्टेट ऑफ द सिस्टम। यानी इससे क्या होता है, फिजिकल स्टेट ऑफ द सिस्टम का पता चलता है, यानी सिस्टम किस स्टेट में है। और ये जो है डिपेंड होता है, विच इज डिपेंड अपॉन इनिशियल स्टेट एंड फाइनल स्टेट ऑफ द सिस्टम। यानी सिस्टम के इनिशियल और फाइनल स्टेट पे डिपेंड होता है। एंड डज नॉट डिपेंड अपॉन प्रीवियस हिस्ट्री ऑफ द सिस्टम। प्रीवियस हिस्ट्री ऑफ द सिस्टम पे डिपेंड नहीं होता है। इसके जो एग्जाम्पल होते हैं, एग्जाम्पल इसका एनर्जी है, वॉल्यूम है, एंथैल्पी है, एंट्रोपी है, और भी बहुत सारे होते हैं, ठीक है। अब जैसे इसको एग्जाम्पल में समझिए, एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए आपको बुखार हो गया, तो बुखार अगर है तो आप डॉक्टर को बुलाए। डॉक्टर क्या करता है, थर्मामीटर से पहले आपका बुखार चेक करता है। तो उसके लिए क्या करता है, उसने अपना थर्मामीटर निकाला, और थर्मामीटर निकाल करके सबसे पहले उसने क्या करते हैं, थर्मामीटर में देखता है कि उसमें जो मरकरी भरा हुआ है वो इस समय कहाँ पर है। अगर वो पहले से ही काफी ज्यादा ऊपर है, यानी काफी फारेनहाइट 108 फारेनहाइट में है, तो इसका मतलब उसका थर्मामीटर खराब है। तो सबसे पहले वो थर्मामीटर का इनिशियल पॉइंट देखता है। तो मान लीजिए उसके थर्मामीटर में उसका इनिशियल पॉइंट 98 फारेनहाइट पे है। इसके बाद क्या करता है, वो आपके माउथ में लगाता है। तो माउथ में लगाने के बाद कुछ देर बाद उसके थर्मामीटर का जब अलार्म बजता है, तो फिर उसको थर्मामीटर को आपके माउथ से निकाल लेता है। और निकालने के बाद अगर देखता है 104 फारेनहाइट है, तो आपको बताता है कि आपको तो बुखार है 104 डिग्री। तो इसका मतलब आप डॉक्टर क्या किया, 2 पॉइंट को चेक किया। पहला देखा इनिशियली 98, दूसरा देखा फाइनली 104। अब ये 98 से मरकर 99 पे भी गया होगा, 100 पे भी, 101, 2, 3, तब 4 पे गया होगा। तो 99, 100, 1, 2, 3 से इस स्टेट फंक्शन को कोई लेना देना नहीं है। तो वही 98, 99, 100, 1, 2 ये सब क्या है, प्रीवियस हिस्ट्री है। यानी 104 तक पहुंचने के लिए उसने क्या इतिहास बनाया, उस इतिहास से उसको कोई मतलब नहीं है। उसमें क्या देखा जाता है, इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट। तो उस लड़के के बारे में तो पता चल गया ना कि उसका फिजिकल स्टेट वो सामान्य नहीं है, उस समय उसको जो है 104 डिग्री बुखार है, ठीक है। यानी उसका फिजिकल स्टेट आपको पता चल गया। यानी आप स्टेट फंक्शन से किसी भी सिस्टम का फिजिकल स्टेट निकाल सकते हैं, ठीक है। अब जो ये जो बीच वाले रास्ते पे डिपेंड करता है, यानी प्रीवियस हिस्ट्री पे डिपेंड करता है, उसको थर्मोडायनेमिक्स की भाषा में कहा जाता है पाथ फंक्शन। उसका नाम क्या होता है, पाथ फंक्शन होता है। यानी पाथ फंक्शन का डेफिनेशन क्या हो जाएगा, पाथ फंक्शन डिफाइंड एज द पाथ, मतलब ये रास्ता होता है, पाथ इन विच सिस्टम, इसमें सिस्टम क्या होता है, सीक्वेंशियली ट्रेवल करता है, सीक्वेंशियली ट्रेवल करता है, सीक्वेंशियली ट्रेवल इनिशियल स्टेट टू फाइनल स्टेट, इनिशियल स्टेट से फाइनल स्टेट तक सीक्वेंशियली जाता है। सीक्वेंशियली का मतलब जैसे 98 से आपका 104 तक तुरंत नहीं चला गया, ये सीक्वेंस से पहले 99 पे गया होगा, फिर 100 पे गया होगा,
101 पे गया होगा, तब 104 पे पहुंचा होगा। तो जो सीक्वेंसली ट्रेवल्ड करके इनिशियल स्टेट से फाइनल स्टेट के बीच का जो रास्ता होता है उसको पाथ फंक्शन कहा जाता है, ठीक है। और इसके एग्जाम्पल जो है ये हैं आपके हीट और वर्क होते हैं, ठीक है। ये दो एग्जाम्पल जो है पाथ फंक्शन के होते हैं। अब इस तरीके से जो जनरल डेफिनेशन थर्मोडायनेमिक्स के बारे में था वो सब हमने आपको बता दिया। अब इसको जो है स्टेट फंक्शन और पाथ फंक्शन को मैथमेटिकली भी निकाला जाता है। मैथमेटिकली कैसे निकाला जाता है उसके बारे में देखिए। देखिए एक रूल होता है जिसका नाम है यूलर रूल। इस रूल से हम पता कर सकते हैं कि कौन सा सिस्टम स्टेट फंक्शन है, कौन सा सिस्टम पाथ फंक्शन है। जैसे अगर हम लेट करें कि z इज द फंक्शन ऑफ x एंड y, तो z बराबर क्या हो जाएगा, ऐसे इसको डिनोट करेंगे x y। अब देखिए मैथ में एक होता है पार्शियल डिफरेंशियल, तो पार्शियल डिफरेंशियल कैसे किया जाता है वो सीखिएगा। तो ये dz यानी z का पार्शियल डिफरेंशियल करना है, तो जो यहाँ पर रहता है उसको एक बार dz लिखते हैं, फिर डेल z, बीच में प्लस, फिर डेल z, ठीक है। इसमें से एक टर्म को पकड़ा जाता है, उसको नीचे लाया जाता है x, दूसरा जो टर्म होता है उसको यहाँ कांस्टेंट, और ये जो बाहर डेल निकल के जाएगा तो इसको d लिखा जाएगा। इसी तरीके से y वाले टर्म को पकड़ा जाएगा, फिर x, और ये जब बाहर जाएगा तो इसको d में लिखा जाएगा। तो कोई चीज कांस्टेंट के ऊपर लिखा जाता है तो उस डिफरेंशिएट को d ना लिख करके डेल से लिखा जाता है, ठीक है। तो ये जो है आपका पार्शियल डिफरेंशियल हो गया। अब अगर इसमें मान लिया जाए लेट, अगर m बराबर मान लिया जाए डेल z अपॉन डेल x y, और n बराबर मान लिया जाए डेल z डेल x, और यहाँ पर इसको माना गया है डेल y डेल x, ठीक है। अब देखिए ये m जो है डिफरेंशिएट किया गया है x में, y कांस्टेंट दिया गया, यहाँ जो रहता है उसको कांस्टेंट माना जाता है। अब जो है एक बार और इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं, y के टर्म में x को कांस्टेंट दे रहे हैं। तो अगर हम इसको डिफरेंशिएट कर दें m को y के टर्म में और x को कांस्टेंट दे दें, तो यहाँ पर डबल डिफरेंशिएट हो जाएगा, यानी हो जाएगा डेल स्क्वायर z अपॉन डेल x और डेल y, ठीक है। इसी तरीके से इसका डिफरेंशिएट y में हुआ है तो इसको फिर x में कर दिया जाए, तो ये हो जाएगा डेल n और यहाँ पर x y, तो हो जाएगा डेल स्क्वायर z डेल x डेल y। तो अगर इन दोनों को देखेंगे तो ये दोनों आपस में इक्वल है, तो अगर ये दोनों इक्वल है तो ये दोनों भी इक्वल होंगे। अब इसका वैल्यू इसमें रख दो, तो हो जाएगा dz बराबर m, आपने इसको m माना है, m dx प्लस n dy, ठीक है। तो अगर इस तरीके से कोई इक्वेशन है तो आपका ये दोनों भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो डेल m अपॉन डेल y x बराबर डेल n डेल x y, ठीक है। अब इसको याद कैसे करेंगे, इसको याद करने का तरीका ये है कि ये जो यहाँ पर m है इसका डिफरेंशिएट इसके साथ में, और जो इसका वाला टर्म है इसको कांस्टेंट दिया जाता है। तो देखिए m का डिफरेंशिएट y के साथ में है, और यहाँ जो डिफरेंशिएट में है इसको कांस्टेंट दिया गया है, ठीक है। इसी तरीके से n का डिफरेंशिएट x में है, और जो इसका डिफरेंशिएट है इसको कांस्टेंट दिया गया है। तो अगर कोई भी इक्वेशन इस फॉर्म में है तो अगर आपका इसको LHS बोलेंगे, इसको RHS बोलेंगे। अगर आपका LHS बराबर
LHS बराबर RHS आ जाता है, तो आपका Z क्या हो जाएगा, Z को बोला जाएगा स्टेट फंक्शन, Z को बोला जाएगा स्टेट फंक्शन। और अगर LHS बराबर RHS नहीं आता है तो Z को बोला जाता है पाथ फंक्शन। Z को क्या बोला जाएगा था, पाथ फंक्शन बोला जाएगा। ठीक है, तो इसी रूल को जो है यूलर का फार्मूला कहते हैं और इसी का यूज करके जो है हम स्टेट फंक्शन और पाथ फंक्शन के बारे में पता करते हैं। ठीक है, अब चलिए इस पे मैं आपको 2 न्यूमेरिकल लगवा रहा हूं, देखिए आपको समझ में आ जाएगा। तो देखिए पहला क्वेश्चन, आइडियल गैस if volume is the function of temperature and pressure। वॉल्यूम क्या है, टेम्परेचर और प्रेशर का फंक्शन है। फॉर आइडियल गैस इफ वॉल्यूम इज द फंक्शन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, प्रूव दैट वॉल्यूम इज स्टेट फंक्शन। ठीक है, इस क्वेश्चन में ये कह रहा है कि आपका आइडियल गैस है, आइडियल गैस के लिए अगर वॉल्यूम जो है फंक्शन है टेम्परेचर और प्रेशर का, तो आप इसमें प्रूफ करिए कि वॉल्यूम जो है आपका स्टेट फंक्शन है। ठीक है, तो देखिए इसका सलूशन, तो इसमें दिया है वॉल्यूम क्या है, वॉल्यूम को अगर हम V माने तो वॉल्यूम जो है फंक्शन किसका है, T और P का है। ठीक है, और इसका क्या किया जाएगा, पार्शियल डिफरेंशियल किया जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा dV डेल V। बताए थे ना आपको कि जिसका भी पार्शियल डिफरेंशियल करना होता है उसको 2 बार ऐसे डेल V। ठीक है, टेम्परेचर को लिया जाएगा तो इसके नीचे डेल T, प्रेशर को कांस्टेंट दिया जाएगा और ये बाहर जाएगा तो dt हो जाएगा। इसी तरीके से ये डेल P, यहाँ पर आपका टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाएगा तो ये dP हो जाएगा। ठीक है, अब पहले मुझे क्या करना होगा, इस इक्वेशन को इस फॉर्म में लाना होगा। ठीक है, तो इस फॉर्म में लाने के लिए सबसे पहले मैं इसका वैल्यू निकालूंगा। तो इसका वैल्यू कैसे निकलेगा, हमको एक ही चीज इस क्वेश्चन में दिया गया है, आइडियल गैस। तो यहाँ पर आइडियल गैस को लिए देखते हैं, तो लिखेंगे फॉर 1 मोल आइडियल गैस इक्वेशन। 1 मोल जो आइडियल गैस इक्वेशन होता है ये होता है PV बराबर RT होता है। ठीक है, PV बराबर RT होता है, तो V बराबर कितना हो जाएगा, RT बाई T हो जाएगा। ठीक है, और इसमें क्या है, V क्या है, इसमें V का डिफरेंशिएट T में हुआ है, प्रेशर कांस्टेंट लिया गया है, तो वही चीज इसमें भी करेंगे हम। तो क्या हो जाएगा, ये डेल V, टेम्परेचर को डिफरेंशिएट किया गया है और प्रेशर कांस्टेंट किया गया है। तो जो चीज कांस्टेंट होता है उसको टच नहीं किया जाता है, यानी इसमें T को नहीं टच किया जाएगा। R गैस कांस्टेंट है तो R को भी टच नहीं किया जाएगा। और T का डिफरेंशिएट T में, तो ये फार्मूला आपको ध्यान में रखना होगा, d/dx x की पावर n, इसका वैल्यू होता है n, x पे n-1। तो यहाँ पर क्या है, d/dt, और ये t जो है ऊपर है, इसके पावर 1 हो गया, 1 × t 1-1, यानी 1-1 पावर 0 हो गया, तो 0 पावर का मतलब 1 हो गया। तो यानी इसका वैल्यू कितना आ गया, R/P का वैल्यू आ गया। अब इसकी वैल्यू देखते हैं, तो इसके वैल्यू में क्या किया जाएगा, वॉल्यूम को प्रेशर में डिफरेंशिएट करना है। तो प्रेशर में जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे
और टेम्परेचर को कांस्टेंट दिया गया है, तो यानी यहाँ पर आर गैस कांस्टेंट, टी टेम्परेचर कांस्टेंट, तो आर टी हो गया ये। अब इसमें पी आ गया, तो इसी फार्मूले पर रखेंगे, तो पी का मतलब कैसे निकलेगा, ये डी बटे डी पी 1/p। 1/p को क्या लिखा जा सकता है कि p के पावर इनवर्स, तो आगे आ जाएगा -1 और p पे -1, यानी हो जाएगा -p के पावर -2, तो -1/p²। यहाँ पर इसका वैल्यू कितना आ गया, -1/p²। तो हमको दोनों वैल्यू मिल गए, इसका भी वैल्यू मिल गया और इसका भी वैल्यू मिल गया। अब इसको जो है इस इक्वेशन में ला करके हम रख देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर इक्वेशन वाला आ जाएगा dV बराबर R/P dt प्लस, और इसका वैल्यू कितना आया, -RT/P² और dP, ठीक है। अब अगर इससे हम कंपेयर करते हैं तो m का मान कितना है, R/P है, n का मान कितना है, -RT/P² है। तो यहाँ पर जो रहता है इसका डिफरेंशिएट y में होता है, तो इसका मतलब इसका डिफरेंशिएट t में करना है और इसका डिफरेंशिएट t में करना है। तो इस फार्मूले का यूज करेंगे हम, तो यानी क्या हो जाएगा, R/P का डिफरेंशिएट R/P का डिफरेंशिएट किस में करना पड़ेगा, dt में करना पड़ेगा, ठीक है। अब कांस्टेंट क्या होगा, t। इसी तरीके से यहाँ पर डिफरेंशिएट -RT/P² है, इसका डिफरेंशिएट किस में करना पड़ेगा, dt में, और क्या कांस्टेंट होगा, t कांस्टेंट होगा। तो देखिए t इसमें कांस्टेंट है, p का डिफरेंशिएट यहाँ पर r क्या है, गैस कांस्टेंट है, तो यहाँ पर हम लिख रहे हैं, इस फार्मूले को नहीं हटा रहे हैं क्योंकि इसकी जरूरत है। ये हो जाएगा r, अब p पे डिफरेंशिएट करना है, t कांस्टेंट है, तो t तो इसमें है नहीं, ये 1/p हो गया, तो 1/p का डिफरेंशिएट क्या होता है, -1/p²। तो यहाँ पर आंसर आ गया R/T²। इस तरीके से यहाँ पर देखिए p कांस्टेंट है, तो -r तो गैस कांस्टेंट है, p² कांस्टेंट है, ठीक है। अब t का डिफरेंशिएट t में हुआ है, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर खत्म हो गया, तो दोनों तरफ देखिए -R/P², यानी आपका क्या आ गया, LHS बराबर RHS आ गया। तो हमने बताया था ना कि अगर LHS बराबर RHS आ जाता है तो Z क्या होता है, स्टेट फंक्शन होता है। तो यहाँ पर किसका ये इक्वेशन था, V का, तो यहाँ पर V क्या हो जाएगा आपका, V क्या हो जाएगा, स्टेट फंक्शन हो जाएगा, ठीक है, स्टेट फंक्शन हो जाएगा। तो इस तरीके से आपने क्या किया, इसको प्रूफ कर दिया, ठीक है, ऑलराइट। अब चलिए इस पे एक और न्यूमेरिकल लगा लेते हैं, दूसरा क्वेश्चन। अब यहाँ पर अगर कहा जाता है वॉल्यूम जो है फंक्शन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, तो आपको अब प्रूफ क्या करना, वर्क को प्रूफ करना है कि वर्क जो होता है ये पाथ फंक्शन होता है, ठीक है, स्टेट फंक्शन नहीं, क्या प्रूफ करना है, पाथ फंक्शन करना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन क्या है कि आइडियल गैस दिया हुआ है, वॉल्यूम जो है फंक्शन है टेम्परेचर प्रेशर का, तो आपको प्रूफ क्या करना है कि वर्क जो होता है पाथ फंक्शन होता है। तो यानी वॉल्यूम, फिर यही चीज करेंगे, वॉल्यूम फंक्शन ऑफ टी एंड पी, तो आपका ये पूरा सीक्वेंस जैसे हुआ है हम यहाँ तक तो पूरा वही करेंगे, ठीक है। तो मान लीजिए आपका इक्वेशन आ गया यहाँ तक, तो इसके बाद थोड़ा सा चेंज इसमें है, इसको हम बता दे रहे हैं। आप पीछे पढ़े होंगे हाई स्कूल इंटर में कि जो W होता है, W बराबर होता है F इंटू डी, यानी फोर्स इंटू फोर्स के रिस्पेक्ट में डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। और आप पढ़े होंगे कि P बराबर क्या होता है,
P बराबर होता है दाब बराबर बल/क्षेत्रफल क्षेत्रफल, यानी P बराबर F/F/A होता है। F बराबर हो जाएगा P इंटू A। इसको इसमें रख दीजिए तो W इक्वल टू क्या हो जाएगा, P इंटू A इंटू D। तो P को P रहने दीजिए, ये आपका एरिया हो गया और ये आपका डिस्प्लेसमेंट हो गया। तो आपको पता होगा कि एक एरिया ले लिया जाए और एक कोई डिस्प्लेसमेंट ले लिया जाए तो इसको वॉल्यूम कहा जाता है, ठीक है। अगर यहाँ पर dW कर दिया जाए तो ये भी हो जाएगा PdV। तो ये फार्मूला आ गया, ठीक है। तो आपको ऑलरेडी यहाँ पर dV का वैल्यू पता है। अब अगर आपको dW इसको बनाना होगा तो इस dV में क्या कर देंगे, प्रेशर से गुणा कर देंगे। तो यहाँ पर अगर हम प्रेशर से इसका गुणा कर देते हैं dV का, तो ये क्या बन जाएगा आपका dW बन जाएगा। तो इधर भी प्रेशर का गुणा होगा, तो इसमें अगर प्रेशर का गुणा होता है तो P कैंसिल हो जाएगा, यानी ये केवल R हो जाएगा, R dt हो जाएगा, है ना। और यहाँ पर प्रेशर का गुणा होगा तो माइनस RT बाई एक P कैंसिल हो जाएगा, dP हो जाएगा, ठीक है। तो आपका नया इक्वेशन क्या बन गया, ये वाला बन गया। अब इस पे अप्लाई करिए अपना रूल यूलर का, यानी इसका डिफरेंशिएट किस पे होगा, dP पे होगा, और कांस्टेंट क्या दिया जाएगा, dt दिया जाएगा। तो आपका हो जाएगा डेल R अपॉन dP, और कांस्टेंट क्या होगा dt बराबर डेल माइनस RT बाई P, और इसका डिफरेंशिएट T के साथ में होगा, और कांस्टेंट क्या होगा, P होगा, ठीक है। तो आपको ये पता है कि R क्या होता है, गैस कांस्टेंट होता है, ठीक है। और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0 होता है, ठीक है। इसमें जो है आपका P कांस्टेंट है, R गैस कांस्टेंट है, T के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन हमने आपको बताया है कि 1 होता है। तो यानी यहाँ पर आ गया R बाई P। तो ये LHS बराबर RHS तो नहीं आया, यानी LHS बराबर RHS नहीं है, यानी इक्वल टू नहीं है। तो W क्या हो जाएगा, ये आपका पाथ फंक्शन हो जाएगा। तो अगले वीडियो फिर आएगा मेरा थर्मोडायनेमिक्स का। अगर इसको आप लोगों को समझ में आ गया होगा तो इस वीडियो को आप लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा। अगर कुछ आपको समझ में नहीं आया होगा तो कमेंट में लिख करके हमको बता दीजिएगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।